व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? नहीं, अभी ब्लैंक है। हाँ, आ गया। आ गया ना? ठीक। हाँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर जो होता है, रुको, अब ठीक है। 100% ठीक। तो वेक्टर में, वेक्टर का क्या होता है? वन, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एक टेबल बना दें ऐसे छोटा सा, अगर तुम चाहो तो तुम साइड बाय साइड बना दो, तो जैसे कि हमने देखा था कि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होता है। टेंशन इन केस ऑफ टेंशन क्या होता है? टेंशन का एक मैग्नीट्यूड तो होता है मगर दो डायरेक्शन हो जाते हैं। कभी कभार हम टेंशन को जो है स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से भी लेते हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उसके एक मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, हमको उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। तो उस केस में टेंशन हम स्केलर हो जाता है। जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन में तुम देखोगे कि जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है? कोई स्क्वायर होता है, मान के चलो लेंथ हो गया, ए रेक्टेंगल हो गया, लेंथ हो गया और ब्रेड्थ हो गया, तो एरिया कितना होता है? एरिया इज लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, है ना? तो ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मगर कभी कभार क्या होता है, अगर जैसे कि उसकी साइड से अगर एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो करता है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल के यूज करके हम क्या करते हैं? एरिया को एक डायरेक्शन दे देते हैं। उस केस में एरिया बन जाता है वेक्टर। ठीक है। तो सिमिलरली टेंशन को कभी हम स्केलर भी यूज करते हैं, मगर जब टेंशन का डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें टेंशन है, ठीक है, उसके ठीक मिडिल में अगर हम टेंशन निकालें तो उसके दो डायरेक्शन होते हैं और एक वैल्यू होता है टेंशन का। ठीक है। तो इस केस में टेंशन बन जाता है टेंसर। ठीक है, ये बन जाता है टेंसर। तो हमने ये बोला था कि जो स्केलर होता है या जो वेक्टर होता है, ये दोनों के दोनों टेंसर होते हैं। तो बेसिकली टेंसर क्या होता है? टेंसर वो होता है, टेंसर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है? टेंसर आ जाता है। तो जब मल्टीपल डायरेक्शन होता है, उसमें अगर डायरेक्ट मल्टीपल की जगह जीरो डायरेक्शन हो जाएगा तो वो बन जाएगा स्केलर, और एक डायरेक्शन रहेगा वो बनेगा वेक्टर। बस वही है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो स्केलर होते हैं, कुछ वेक्टर होते हैं, कुछ स्केलर हो भी नहीं होते, वेक्टर भी नहीं, तो सीधा सीधा टेंसर होते हैं। ठीक है। जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस को हम टेंसर मानेंगे। टेंशन हो गया, उसको हम टेंसर टेंसर के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। मगर टेंशन को कभी कभार वेक्टर के हिसाब से भी डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, उसके मिडिल में तो टेंशन के दो डायरेक्शन है, मान के चलो टेंशन टी है, तो मगर उस स्ट्रिंग का एक साइड में अगर एक मास लगा दिया मैंने, तब इस मास के ऊपर क्या फोर्स है अगर मैं जज करूंगा तो मुझे को डायरेक्शन ये मिलेगा ना, ये इस मास को तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पे टेंशन को वेक्टर लेना है एज अ फोर्स। ठीक है। तो फोर्स हो गया वेक्टर। टाइम वेक्टर क्यों नहीं है? टाइम का भी डायरेक्शन है, तो टाइम वेक्टर क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। ठीक है। क्योंकि टाइम का ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ साइन डायरेक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लेफ्ट राइट करके चलते हैं ना, ठीक है, अब जब कोई सोल्जर मार्च करता है, ठीक है, सोल्जर मार्च करते टाइम लेफ्ट राइट ऐसे करके जाता है ना, तो उसका जो लेफ्ट राइट है उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, वो तो रिदम है बस। ठीक है। जाता वो सीधा है, उसका डायरेक्शन से उसका लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो सिमिलरली टाइम का जो है, आप वही लगा सकते हो कि टाइम हो गया या रियल नंबर हो गया, उसका जो रियल नंबर लाइन हो गया, ये सब जो इनमें जो डायरेक्शन होता है वो साइन डायरेक्शन होता है, वो ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं होता। तो वेक्टर का क्या होता है? ज्योमेट्रिक। अब जब हम वेक्टर के केस में पढ़ेंगे, वो क्या, कौन सा डायरेक्शन है? ये ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन है, जियोमेट्रिकल डायरेक्शन। और हमने ये पढ़ा था कि कोई वेक्टर अगर ऐसा है, ये वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर को मैं इस स्पेस में कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ आगे ले सकता हूँ, पीछे ले सकता हूँ, पैरेलली ले सकता हूँ, लेफ्ट पैरेलली राइट में या पैरेलली लेफ्ट में ले सकता हूँ। उससे ये वेक्टर का कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि वेक्टर का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? दो चीज पे। पहले उस वेक्टर का लेंथ कितना है,
वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। उस वेक्टर कहाँ पे तुम इस वेक्टर को रखते हो स्पेस में, है ना, वो मैटर नहीं करता है। मगर वो जनरली जो डेफिनेशन है वेक्टर का उसके लिए एप्लीकेबल है कि ये होते हैं फ्री वेक्टर्स, जिसमें वेक्टर का लोकेशन मैटर नहीं करता, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर करता है। मगर हमने ये भी देखा था, फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमारे घर में डोर होता है, ठीक है, जो डोर होता है, डोर का ये तो फिक्स एक्सिस होता है, फिर यहाँ पे डोर लगा रहता है, ठीक है। तो डोर का जो नॉब होता है, हैंडल होता है, जिसको पकड़ के तुम पुश और पुल करते हो, ठीक है, इधर पुश किए या इधर पुल किए, तो उस वो जहां पे तुमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उस पॉइंट पे जहां तुमने फोर्स को अप्लाई किया, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस फोर्स को जिस पॉइंट पे तुम अप्लाई करते हो, उसी पॉइंट पे डिपेंड करता है कि तुम टॉर्क कितना प्रोड्यूस करते हो। तुम कभी दरवाजे को के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जहां जितना दूर, मतलब इसका जो एक्सिस है, उससे जितना दूर तुम फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो रोटेट करेगा, और जितना पास फोर्स लगाओगे उतना कम रोटेट करेगा। इसका मतलब फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, वो तभी ज्यादा होता है जब जो पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं। इन दैट केस, अगर फोर्स को हम एक वेक्टर माने, तो दैट मीन्स अगर हमको उसका फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट निकालना है, टॉर्क टी, कैसे निकालते हैं हम? पोजीशन वेक्टर, मतलब अगर यहाँ इस पॉइंट को हम जीरो मानते हैं ऑरिजिन, तो इससे कितना जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कितना डिस्टेंस में है और कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, कितना डिस्टेंस में है, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, और कौन से डायरेक्शन में, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, आर के ऊपर एरो लगा के दिखाएंगे। इसका मतलब जब हम खाली आर लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का लेंथ मैटर करता है, ठीक है। जब एरो लगाते हैं उसका मतलब डायरेक्शन। जब आर के ऊपर एरो लगा दी तो ये बन गया वेक्टर आर। इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट पी ले लो, ठीक है, तो ये हो गया ऑरिजिन। ऑरिजिन से उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो मेरा बहुत ही बेकार बन गया, ठीक है। मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद उसका डायरेक्शन पी के पॉइंट, जिस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं उसी पॉइंट के तरफ ही क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, हेड वेक्टर का, ठीक है। टेल कहां होगा, ओरिजिन में। तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, जो ओपी वेक्टर में हमको मिला, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। उसको हम आर पे एरो करके भी दिखा सकते हैं, आर वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ, इसका जो लेंथ है वो है आर, और ये जो डायरेक्शन आएगा, थीटा एंगल करेगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, वही उसी एंगल से हमको उसका डायरेक्शन पता हो गया। तो हम बेसिकली ये ओपी को हम आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क कैसे निकालता है, जब आगे पढ़ेंगे हम कि टॉर्क जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है, उसका होता है आर क्रॉस एफ। इन दिस केस आर मैटर करता है। पॉइंट अगर तुम कहीं पे भी फोर्स को शिफ्ट करके कहीं और ले गए तो आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू चेंज हो गया। इसका मतलब इन द केस ऑफ फाइंडिंग टॉर्क, हमको जो फोर्स वेक्टर का इस्तेमाल करना है, वो फ्री वेक्टर नहीं है, वो एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। इसका मतलब लोकलाइज्ड वेक्टर, इसका मतलब वो उसका लोकेशन फिक्स्ड है, उसका लोकेशन हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उसको लेके हम बहुत सारे और डेरिवेशंस करने वाले हैं। इसीलिए दो तरह का वेक्टर तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर इन द केस जनरल, जो वेक्टर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलिंग। मल्टीप्लिकेशन भी इसके दो तरीके का होता है, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, आज सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये सब प्रॉपर्टी जो होता है उसमें लोकलाइज्ड वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब फिजिक्स में हम अप्लाई करते हैं वेक्टर्स को, स्पेशली जब हम उनका क्या निकालते हैं, रोटेशनल इफेक्ट जब आ जाता है किसी भी वेक्टर का, रोटेशनल इफेक्ट, तब वो वेक्टर का उस वेक्टर को हमको लोकलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि उस वेक्टर को हम किसी भी बॉडी पे जहां पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे एग्जैक्टली अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे उसका अलग अलग इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे बुक में दो तरह का वेक्टर बताया गया है, फ्री वेक्टर और रोटेशनल, जो क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, है ना।
तो अब हम आज कवर करेंगे एडिशन, ठीक है। एडिशन, वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी। तो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल है मगर थोड़ा ट्रिकी है, उसको ध्यान से समझो पहले, ठीक है। और जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ वो भी अपनी कॉपी में बनाते चलो, ठीक है। तो मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ। अच्छा, वेक्टर एडिशन में मान के चलो हमको दो वेक्टर दिया गया है। मैं अभी रूलर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बढ़िया से समझ समझ के उसको आज हम खत्म करेंगे। एक वेक्टर है ऐसा, और एक वेक्टर हमारा है, अभी वो वेक्टर बना नहीं है, अभी स्केलर है वो। एक वेक्टर है हमारा ऐसा, ठीक है, ठीक है। इसका लेंथ भी ले सकते हैं वैसे, ठीक है। लेंथ ले सकते हैं, बाद में लेंगे, ठीक है। अभी लेंथ की जरूरत नहीं है, मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये वेक्टर हो गया, अब एरो लगा दिया, वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को नाम दे देते हैं हम ए, इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, ए प्लस बी, ये निकालना है। मान के चलो ए प्लस बी जो भी होगा वो रिजल्टेंट होगा, है ना, तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो हमको ए प्लस बी निकालना है, इसका मतलब हमको ऐसे कुछ कोई भी ऐसा वेक्टर ऐसे निकालना है जो ए प्लस बी को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। हमको ऐसा कोई वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे? अब अगर ऐसा तो नहीं है कि 3 + 5 बोल दिया गया तो 8 निकाल दिए, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको मैं बता रहा हूं कि देखो ऐसे क्या करोगे, पहले कोई भी एक वेक्टर चुन लो, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर चुन लो, लेट अस स्टार्ट विद ए। ए को तुम फिक्स रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसको थोड़ा खींच के नीचे ले आता हूं, है ना। नीचे ले आया, ठीक है, इस वेक्टर को। अब वो मेरा फिक्स्ड है। एक जगह अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर को तुम्हें फिक्स रखना है, ठीक है। और मैं ए को नीचे इसीलिए लेके आया क्योंकि जगह मिलना चाहिए था मेरे को, है ना, वरना मैंने ए को फिक्स रखना है। अब बाद में हम बी को भी फिक्स रख के देख लेंगे। अब क्या करना है, बी वाला जो वेक्टर तुम्हारा है उसको भी तुमको जो है ए के, अब तुम्हें पता है किसी वेक्टर का दो चीज होता है, एक सर होता है, एक पूंछ होता है, ठीक है। पूंछ ये है पॉइंट, सर होता है जो एरो होता है वो उसका क्या होता है, सर होता है, हेड होता है। जब एडिशन करते हैं ना तो एक वेक्टर को हमको फिक्स रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वेक्टर का टेल लाके हमको पहले वाले वेक्टर के हेड में लगाना होता है। अब सीधी सी बात है, बी वाला जो वेक्टर है हमारा, अगर मैं इसको लेके आऊंगा खींच के, ये वाला वेक्टर को मैं खींच के लेके आऊंगा, तो भैया इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता। जैसे मैं ला रहा हूं ना, कहीं पे भी लेके जाऊंगा चलेगा, देख रहे हो ना, स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं बी को कहीं पे भी लेके छोड़ दूंगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर मैं रोटेट कर दिया बी को, उसका डायरेक्शन या वैल्यू बदल दिया, तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आज इट इज उसको खींच के कहां लेके आना है, बी के सॉरी ए के सर पे, ए के हेड पे ले आया, लाया कि नहीं लाया, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो अब देखो मैंने क्या किया, अब दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है। सब ये इंपॉर्टेंट है। अगर अब सीधी सी बात है, ये तो मेरा व्हाइट बोर्ड है। तुम बोलोगे सर ये तो आपका व्हाइट बोर्ड है, आप तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं उसमें, वो भी कंप्यूटर पे, मैं कॉपी पे कैसे करूं? भैया कॉपी पे क्या करना है, स्केल लगाना है, ठीक है। पहले स्केल को क्या करना है, रूलर जिसको बोलते हैं, उसको पैरेलल बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। पैरेलल बना दिया वेक्टर के साथ, इसका मतलब तुमको डायरेक्शन मिल गया। अब रूलर को खींच के लेके आओ ए के कहां पे, हेड पे,
हेड पे। और वहां पे उस एक लाइन खींच दो, ठीक है। जरूरी नहीं कितना लंबा, पहले लाइन खींच दो। अब तुमने डायरेक्शन को कैप्चर कर लिया, अब तुमको मैग्नीट्यूड हिसाब करना है, तो मैग्नीट्यूड देखना है तो कैसे करोगे, स्केल दोबारा लगाओ, रूलर को मेजर कर लो कितना है, यहां से यहां बड़ा यूनिट देख लो, बड़ा यूनिट 1 2 2 2.5 2 पॉइंट, अच्छा मतलब वही बात है कि 1 2 3 से एक छोटा यूनिट कम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस लाऊंगा, लगाऊंगा और देख लूंगा कितना है मेरे को, 1 2 3 3 यहां हो जाता है तो छोटा यूनिट कम, इसका मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने उस पॉइंट पे अपना मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब मैं रूलर को कर दूं, हटा दूंगा, अब यहां पे लगा दूंगा अपना एरो। मिल गया मेरे को, अभी भी मिला कि नहीं मिला, बताओ। अब मैं बी को खींच के लेके आ गया कि नहीं, ए के हेड के पास, ठीक यस है। सर। अब देखो कि अब क्या है, अब दो वेक्टर दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, वो अलग अलग थे। अब मैंने क्या किया, यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ, कि इनवेरिएंस, ट्रांसलेशनली इनवेरिएंस, है ना, या ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस जो प्रॉपर्टी है वेक्टर का, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, ये जैसे ये जज होता है ना आपके कोर्ट में, तो क्या बोलता है कि दफा 407 के तहत तुमको ये सजा सुनाई जाती है। वो क्या करता है बेसिकली, जो उसके हाथ में अधिकार होता है, जो हमारे संविधान में नियम होता है, रूल होता है, उसी का इस्तेमाल करता है। वैसे हमने क्या किया, जो हमको वेक्टर का जो है ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस प्रॉपर्टी मिला हुआ है, उसको हमने इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, बी को ट्रांसलेट करके लेके कहां लेके आए हम, ए के पास। देखो रोटेट नहीं किया, ट्रांसलेट किया, ना रोटेट किया, ना उसके लेंथ के साथ कोई छेड़खानी की। इसका मतलब हमारे पास ए तो था ही फिक्स्ड, हमने बी को भी ए के हेड के ऊपर लाके लगा दिया। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेल से हेड, फिर टेल से हेड, मतलब वेक्टर का जब भी जाएगा टेल, अरे एक मिनट, तो ऐसा होगा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें हमेशा क्या होता है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ये वाला चलता है चक्कर, ठीक है। या फिर तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, टेल हेड, टेल से हेड आएगा या हेड से टेल जाएगा, ठीक है। एक टेल से, अगर वही बात है ना कि अगर ऐसे दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, तो हम इन दोनों के हेड को ज्वाइन अगर कर लेंगे, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूंगा तो ये बन जाएगा बी माइनस ए, या फिर अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। अगर दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है, दो वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो उन दोनों के जो हेड है ना, उनके बीच जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनमें से एक वेक्टर को फिक्स रखो, दूसरे वेक्टर को खींच के पहले वाले जो फिक्स्ड वेक्टर है उसके हेड पे लगाओ, ठीक है। तो मैंने वही किया। अब इसमें सिंपल सी बात, अब क्या करना है, ये जो है टेल है पहले वेक्टर का, और दूसरा वेक्टर का जो हेड है, मतलब ए का टेल और बी का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तुमको ए प्लस बी मिल जाएगा, काम खत्म, खेल खत्म। क्या करना है मेरे को, बस स्केल को, रोलर को थोड़ा सा पहले तो यहां लेके जाऊं, हाँ अब बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, मिल गया मेरे को, ये जो मिला मेरे को वेक्टर, ये बनेगा ए प्लस बी, ठीक, आया समझ में, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बस बेसिक सिखा रहा हूं, उसके बाद हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी ए प्लस बी भैया उसका हमको एडिशन ए प्लस बी के इक्वल कैसे हो? क्या, उस दोनों का लेंथ का एडिशन ए प्लस बी के इक्वल कैसे हो? दोनों का लेंथ नहीं मिलेगा तुमको, मतलब ए प्लस बी का लेंथ जो है, मान के चलो ए का लेंथ अगर 3 है और बी का लेंथ अगर 4 है, तो ए प्लस बी का लेंथ 7 नहीं होगा, नहीं होगा। इसका लेंथ कैसा, इसका लेंथ कुछ भी होगा, इसका लेंथ वही होगा जो इसका लेंथ हम मेजर करेंगे यहाँ,
लेंथ नापना, तो हमको क्या करना है, तो a प्लस बी, इसका मतलब रिजल्टेंट लेंथ कितना होगा, मैं यहाँ लगा दूंगा स्केल और क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 हो गया, ऑलमोस्ट 5, ठीक है। इसका लेंथ कितना आ रहा है, 5, ठीक है। और इसका हम लोग लेंथ 90 कितना, डिग्री पे लगा दे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल जाता हाँ बिल्कुल 90 डिग्री लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे करके, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है, हम करके देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हमको। अब तुम बोलोगे सर ए को फिक्स ना रखे, अगर बी को फिक्स रखेंगे तो क्या हमको वही रिजल्टेंट मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट आप हमने निकाला है यहाँ, ये 5 को मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आर, ये जो हमारा आर वेक्टर मिला, ठीक है। तो आप बोलोगे इन तीनों पॉइंट को मैं ऐसे लगा देता हूँ ना, ये पॉइंट हो गया बी वेक्टर, मतलब ये हो गया पॉइंट ओ, इस पॉइंट को मैं ए लिखता हूं और इस पॉइंट को मैं बी लिखता हूं। इसका मतलब ए टू बी जो है वो बी वेक्टर हो गया, ओ टू ए मतलब ए वेक्टर। तो है। ओ बी जो आया, ओ बी इज रिजल्टेंट, ठीक है। अब आप पहले में मैंने क्या किया, ए को फिक्स रखा, अब मैं क्या करूंगा, बी को फिक्स रखूंगा। तो एक काम करता हूँ, बी को भी फिक्स रख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो क्या कैसे होता है मैजिक। पहले तो मैं इस जगह को खाली करता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मेरे को बी को उठा के लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब एडिशन करते टाइम क्या करना है, दूसरे वेक्टर का टेल को पहले वेक्टर के हेड पे लेके लगाना है, और उसके बाद पहले का टेल और दूसरे का हेड दोनों को ज्वाइन कर देना है। इसको तुम चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे ही अपने लैंग्वेज में, नोटबुक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी मन करे लिख दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी को खींच के लेके आके यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ ताकि हमको साफ साफ पता चलेगा। ये हो गया हमारा बी, ठीक, ये हो गया बी। अब तुम बोलोगे सर बी, अब बी है ना, ये पॉइंट जो है ये उसका टेल है, ये हो गया बी वेक्टर। अब हम उसको ऐड करना है और देखना है कि अगर मैं बी को फिक्स रख के ए को लाके इसमें जोड़ता हूं, क्या मुझे सेम रिजल्टेंट मिलेगा, कैसे पता करोगे। तो आपको क्या करना है, ओ ए ड्रॉ करना है ना। तो सबसे पहले क्या, यहाँ तो मैं ए को खींच के ला नहीं सकता, तो मैं मुझे ए को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए के साथ पैरेलल लाइनें खींचूंगा सबसे पहले, ठीक। तो एक पैरेलल लाइन में खींचा, अब उसमें से काटना पड़ेगा मुझे उतना जितना ए का लेंथ है, तो लेंथ अच्छा, नापने के लिए उसको इस साइड नहीं खींच सकते थे, लेफ्ट में? किसको, लेफ्ट में ये नहीं खींच, कैसे खींचूंगा, उसका एरो उस साइड है ना, हाँ, डायरेक्शन भी तो देखना पड़ता है ना। डायरेक्शन उस वन साइड। टू 2.5 से एक स्मॉल डिवीजन पीछे, 2.5 से कितना केयरफुल होना पड़ता है, देख रहे हो, टू 2.4। टू ये हो गया 2.5 से एक डिवीजन पीछे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ, हाँ, हो गया। हाँ। अब वहां पे जहाँ पे मैंने उसको गाढ़ा किया है ना, वहां पे बस एक एरो लगा दूंगा, बस आ गया मेरा ए। हम्म। अब तुम बता सकते हो कि क्यों मैंने लेफ्ट में क्यों नहीं किया, अगर लेफ्ट में करता, एरो इस साइड था, हम भी दे दिए। हाँ, तो उसका एरो राइट हैंड साइड में ना, तो मुझे उसका डायरेक्शन टेल चेंज हो लगाना, जाता हाँ। अगर दे, है। हाँ, अगर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मान के चलो ऐसे लगाता, ठीक है, तो मेरे को एरो, मतलब दोनों का हेड नहीं टकराता, दोनों का सर टकराता ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे को क्या करना है, दूसरे का टेल पहले के सर पे लगाना है, ठीक है। तो एक को तो हम्म। मैंने फिक्स कर दिया, अब पहले में मैंने ए को फिक्स रखा था, दूसरे में मैंने बी को फिक्स रखा। बी को फिक्स रखने के बाद ए को खींच के बी बी पे खड़ा किया, वही बात है ना, याद रखना ये कैसा होता है। जब मान के चलो तुम्हारे दही हांडी होता है ना, दही हांडी बहुत हाइट पे टंगा रहता है, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जब लोग पिरामिड लगा बनाते हैं तो क्या होता है, एक बंदा खड़ा रहता है और दूसरा क्या उसके सर पे खड़ा होता है, फिर उसके सर पे खड़ा होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, दही हांडी तोड़ने के लिए लोग जो एक के ऊपर एक खड़े होते हैं ना, तो वेक्टर एडिशन में आपको ऐसा करना है कि दूसरे का जो टेल है वो पहले के सर पे
पहले पहले जो पहला वेक्टर है उसके हेड पे आके तुमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो, अब इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, पहले का टेल और दूसरे का हेड अब जोड़ दो सीधा सीधा। अगर मैं ऐसे जोड़ू, पहले तो मेरे को अपना रूलर को उसी एंगल पे लेके जाना पड़ेगा। आ गया लगभग, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ दिया, अब मेरे को रिजल्टेंट मिल गया। इसका हाइट क्या चीज? ये हो गया ए। क्या चीज, क्या इसका बोल रहे थे? लेंथ 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 ओए। हाँ, मतलब वही बात है ना, ओए। इस केस में क्या है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, तो ओ ए बन गया वेक्टर अब रिजल्टेंट। ठीक है, विच इज बी प्लस ए, क्योंकि बी को पहले लिया था, बाद में ए को रखा, तो आर इज बी प्लस ए। इस केस में आर क्या था, ए, इस केस में आर वाज ए प्लस बी। ठीक है, अब आर दोनों केस में सेम है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? लेंथ लेंथ दोनों का सेम है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मेजर करेंगे। मेजर करेंगे, डायरेक्शन है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर रूलर लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने अच्छा सब, यहाँ पे अब देखो इसका लेंथ देख लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 यूनिट हो रहा था। ठीक है, इस केस में कितना होगा, इसको भी अगर मैं ठीक से मेजर करूं, 1 2 3 4 5, ये भी लगभग 5। मैंने थोड़ा बहुत कहीं कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी की है, इसीलिए हाँ 5 ही है। लगभग 5 ही है। ठीक है, और डायरेक्शन तुम बोलोगे, डायरेक्शन चलो डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए अच्छा मैं, हेलो, हाँ बताओ। यहाँ पे आप आर इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखे, हम लोग ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वही इसी पॉइंट पे तो आ रहा हूं। अब मैं एंगल बस निकालना है मेरे को। अब 0 डिग्री के साथ इसका कितना एंगल है, ये हमें पता करना है ना, 0 डिग्री के लाइन साथ। ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा मेन लेवल हो गया एक्स एक्सिस। उसके साथ कितना एंगल रोटेट करने से मुझे पैरेलल हो जाएगा, अब देखते हैं, घुमाते हैं फिर पैरेलल करते हैं। कितना एंगल हो रहा है, 21 21 डिग्री डिग्री 21। हाँ। उस केस में चलते हैं, फिर देखते हैं। अब लेंथ बराबर है, अभी डायरेक्शन का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां ए ही है, एक्स एक्सिस है 0 पे, तो मैं अगर घुमा घुमा के उसको बराबर करूंगा, 21। ऑलमोस्ट 21 है। यहाँ 23 हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में मैंने गड़बड़ किया है, तो लगभग सेम ही है। ठीक है, डायरेक्शन अगर प्रॉपर मैं जो कॉम्पस बॉक्स को यूज करके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो ये एंगल भी सेम ही आएगा। 20 यहाँ पे 23, ये भी शायद 23 ही आना चाहिए, इसको भी देखो, यहाँ यहाँ 21 आ रहा है या 22 आ रहा है, तो 1 2 डिग्री का फर्क हो रहा है, क्योंकि शायद मैंने गलती की है कहीं कंस्ट्रक्शन में। मगर समझ में आ रहा है तुमको कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ, वही है कि चाहे ए को फिक्स रख के उसके ऊपर बी को चढ़ाओ, या फिर बी को फिक्स हाँ रख के उसके ऊपर ए को चढ़ाओ, रिजल्टेंट सेम ही आएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए। ठीक है, ठीक है, तो समझ में क्या क्या आया, कि अगर दो वेक्टर हैं जिनको हमको क्या करना है, ऐड करना है, उनमें से एक ए है एक बी है, जो भी नाम दे दो, तो एक वेक्टर को फिक्स रखो और दूसरा वेक्टर को लाके उसके ऊपर चढ़ाओ। अब किसी को अपने ऊपर चढ़ाने का मतलब है उसका पैर तुम्हारे सर पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से जिस वेक्टर को चढ़ाना है उसको लाके उसका जो टेल है, उसका टेल क्या, उसको फुट ही बोल दो, उसके जो फुट है वो लाके इसके हेड पे लगा दो, बस। मगर जब लाओगे ना दूसरे वेक्टर को, तो याद रखना है कि ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस सेटिस्फाई होना चाहिए। तुम उस वेक्टर को ट्रांसलेशन करके लेके आ सकते हो, उसको रोटेट नहीं कर सकते, उसको लंबा नहीं कर डायरेक्शन सकते, चेंज नहीं कर छोड़, सकते हैं। ना तो डायरेक्शन बदल सकते हो ना उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा, इसी से क्या डिफाइन होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको तुम लिख और लो। लेंथ भी तो नहीं बदल पाएंगे ना? लेग भी नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए तो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस, किसी को ट्रांसलेट करते टाइम अगर तुमने उसका लेंथ चेंज किया, तो वो ट्रांसलेशन कहाँ होगा, वो पता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फिर, है ना, या फिर स्केलिंग हो जाएगा। स्केलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तुम वेक्टर को स्केल नहीं कर, सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी इससे तुम्हारा बन जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है, इसको पहले हिंदी में समझ लो कि अगर एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, वो राइट एंगल होगा तो उसमें एक एडिशनल चीज तुम ये लगा दोगे कि पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई कर लेगा, है ना। मगर जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, मान के चलो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, है ना। उसमें क्या है कि हमको इफ इन अ ट्रायंगल, वो लॉ क्या कहता है, इफ इन अ ट्रायंगल एनी टू साइड्स टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, ठीक है, एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड चुन लो तुम, ए सी चुन लो और ए बी चुन लो, ठीक है, ए सी और ए बी, तुम ए सी और ए बी को ऑर्डर में कैसे लोगे, या तो बी ए सी, अगर मेरे को ये दोनों साइड चुनना है तो मुझे कैसे ऑर्डर फॉलो करना है, सी ए बी ऐसे जाना है, या फिर बी ए सी जाना है, ठीक है। when in a triangle any two sides taken in an order represent two vectors, then the third side taken in the opposite order gives this vector addition or the vector sum of the previous two vectors, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, तो इसका मतलब दो साइड हमने ले लिया, ए बी और ए सी, दोनों साइड ले लिया। हमको क्या करना है, एनी टू साइड्स टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम, मैं ए बी जाके फिर ए सी नहीं आ सकता, क्योंकि ए बी जाने के बाद फिर मुझे सी तक नहीं पहुंच पाऊंगा फिर, ठीक है। तो मुझे बी ए सी ऐसे करके आना पड़ेगा, या फिर सी ए बी ऐसे जाना पड़ेगा। मान के चलो मैं ऐसे आ रहा हूं, मैं क्या किया, बी ए और फिर ए से सी की तरफ, ए सी, मान के चलो बी से ए की तरफ अब मैं अगर आता हूं तो ये मेरा वेक्टर होता है ए, या मान के चलो इस वेक्टर को मैं देता हूं नाम बी देता हूं, इस वेक्टर का नाम मैं देता हूं बी वेक्टर, ठीक है। जहां से आया उसी हिसाब से नाम, ऐसा कोई नहीं, कुछ भी दे सकते हो, राम रहीम कुछ भी दे सकते हो। तो बी ए, बी से लेके ए तरफ अगर मैं आता हूं तो ये जो वेक्टर मिलेगा बी ए वेक्टर, बी ए, ये जो वेक्टर है इसको मान के चलो मैं बोलता हूं वेक्टर स्मॉल बी। फिर ए से सी की तरफ आता हूं तो ए सी वेक्टर जो है इसको मैं बोलता हूं, ये सॉरी ये ए वेक्टर है, इसको बोलता हूं वेक्टर है। इसका मतलब आप देखो दोनों ऑर्डर, दोनों वेक्टर जो साइड है मेरे ऑर्डर में आ गए, बी टू ए टू सी, नाउ दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है। इन दिस केस द रिमेनिंग साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, अगर इसी ऑर्डर पे मैं आऊं बी टू ए टू सी, देन अब मुझे कहां जाना चाहिए, सी टू बी जाना चाहिए। अगर मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा थर्ड साइड के लिए तब मेरे को ये वाला ऑर्डर में जाना चाहिए, मगर ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, द रिमेनिंग साइड और द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स यू, इसका मतलब बी सी जो वेक्टर है, लेट अस से दैट रिप्रेजेंट्स सी वेक्टर, then the remaining side taken in opposite order is the vector addition of the first two sides, इसका मतलब c is equal to a plus b, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल लॉ, इसको वेरीफाई भी कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वेक्टर पहले था, मान के चलो ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला वेक्टर पहले ले लिया, फिर मैंने ये वाला वेक्टर लिया, अब मेरे को क्या, अब हमने क्या किया, पहले क्या सीखा था, मान के चलो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर हो गया, सॉरी ये वेक्टर हमने बी लिया था ना, बी, और ये वेक्टर हो गया ए। अब मेरे को ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा, किसी को भी फिक्स रख लो, ए को रख लो फिक्स और बी को क्या करो, मूव कर लो, ट्रांसलेट करके इधर ले आओ, ठीक है। बी आ गया अब तुम्हारे पास, बी को तुमने ट्रांसलेट करके डायरेक्शन को बिल्कुल सेम रखा और लेके आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हेड पे लगाना था ना मेरे को, रुको, हाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, हेलो। हेलो, हाँ, अच्छा, हम आप जो भैया यहाँ वेक्टर स्मॉल बी से लिखे हैं चलेगा, कोई ऊपर, दिक्कत नहीं, हाँ कैपिटल भी हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तब देखो क्या है, अब देखो मैंने क्या, मेरे को दो वेक्टर मिले हैं जिसे मैंने ट्रायंगल लॉ में जो समझाया उसी हिसाब से,
मेरे को बी वेक्टर और ए वेक्टर का एडिशन में हम पहले जैसे किए थे वैसे निकाल के मैच करेंगे वो लॉ सही सही है कि नहीं। अब बी वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर का हेड इधर है ना, तो हेड पे इसका टेल, मतलब ये टेल को इधर लेके आना है, इसका मतलब मेरे को बी को ऐसे ही कुछ दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है, ये हो गया बी, मेरे को ऐसे लेके आना पड़ेगा, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं ए को थोड़ा सा दिख नहीं रहा ठीक से, तो मैं उसको अच्छे से ऊपर लिख लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। अब ये जो वी वेक्टर था उसको मैं ट्रांसलेशन करके ऐसे लेके आया ताकि पहले वाला वेक्टर जो जिसको मैंने फिक्स रखा उसके ऊपर चढ़ाना है, मेरे को ए के ऊपर बी को चढ़ाना है। अब क्या करना है, पहले का जो, अब देखो, अब एक इंसान है, ठीक है, ठीक है, वो खड़ा है जमीन पे, ठीक है। अब अब क्या है, दीवार बड़ा ऊंचा है, उसको दीवार के दूसरे तरफ क्या है ये पता करना। वो क्या करेगा, दूसरे इंसान यहाँ चल रहा होगा, उसको बोला गया भाई थोड़ा आके देख तो अब उस साइड में क्या चल रहा है, वो बोलेगा ठीक है मेरे को चढ़ा। तो अब ये बंदा आएगा इधर, तो क्या करेगा, ये बंदे को इधर, अब या फिर इसका पैर इतना अगर मैं रखूंगा तो गिर नहीं जाएगा ये, ठीक है। अगर दूसरा बंदा आ जाएगा, इसका मान के चलो हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है। अब दो बंदे एक के ऊपर एक चढ़ गए, तब दीवार के दूसरे तरफ क्या चल रहा है देख सकते हैं। तो अब बताओ मेरे को दीवार का टोटल हाइट कितना होगा, कितना हाइट H1 होगा, प्लस H2। बिल्कुल h1 प्लस h2 होगा। इसका मतलब क्या है, जब ऐड कर रहे हैं तो इसका पेयर, अब हाइट जब नेट हाइट निकालना है तो इसके पेयर और दूसरे का सर, पहले वाले का पेयर से दूसरे वाले का सर का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। तो उसी हिसाब से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले का पेयर से दूसरे वाले का सर तक तुमको ज्वाइन करना है, तो ये बनेगा सी विच इज ए प्लस बी। अब देखो कि ये जो सी वेक्टर है ये वाला सी वेक्टर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने ये जो एडिशन किया a प्लस बी अपने हिसाब से हमने पहले किया था उसी हिसाब से, तो उसमें जो हमको सी मिला और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमको सी मिलता है, दोनों का सेम रह, दोनों से वेक्टर सेम है कि नहीं है, हाँ सेम ही है। सेम है ना। तो अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है, नोट बना लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख के, व्हेन इन अ ट्रायंगल any two sides taken in order represent two vectors T, अरे रुको ये थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखता है, when in a triangle any two sides taken in order represent two vectors, then the थर्ड साइड, अब ट्राइंगल में थर्ड साइड मतलब रिमेनिंग साइड है, ठीक है, तीन ही तो साइड होता है, देन द थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स द वेक्टर सम। बस इतना ही लिख दो, काम खत्म, ठीक है। अगर कोई पूछ भी लेगा एग्जाम में आ भी गया तो स्टेटमेंट यही होगा, when in a triangle any two sides taken in order represent two vectors, then the third side taken in the opposite order gives the vector sum। कोई भी, अब मैं कोई फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता है, ये राइट एंगल है। अब ये मान के चलो ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। O से P का जो वेक्टर है, OP जो वेक्टर है, ये वेक्टर को मैं लिखता हूं A, ठीक है। अब ओपी अगर मैंने ले लिया तो ओ क्यू नहीं ले सकता, क्यों, फिर ऑर्डर में नहीं आएंगे, ठीक है, हाँ पी क्यू चलेगा। पी क्यू पी पी क्यू क्यू। पी क्यू पी क्यू चलेगा, पी क्यू, ये जो ऑर्डर, इसको मैं बी लिख देता हूं, हाँ ठीक है। तो ए प्लस बी, इसका मतलब थर्ड साइड जो ओ क्यू है, अगर इसको मैं सी लिखूंगा वो क्या होगा, दैट मीन्स ओ क्यू और सी इज
ए प्लस बी, मतलब ये ए और बी एक ऑर्डर में आ गए, ठीक है, तो इट इज ए प्लस बी, हो गया वेक्टर सम, ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल लॉ। हेलो, हेलो, हाँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू तो माइनस में हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या चीज, या अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो, यस सर। हाँ पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में तुम तो लेंथ लेते हो ना, तुम वेक्टर कहाँ लेते हो उसमें, तुम्हें तो सिर्फ लेंथ से मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से, डायरेक्शन से क्या मतलब होता है तुमको पाइथागोरस थ्योरम में। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में अगर ए का जो मॉड है इसको मैं ए लिखूं, और बी का जो मॉड है इसका मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको मैं बी लिखूं, और सी का जो मॉड है उसको मैं सी लिखूं, इसका मतलब क्या होगा, सी, सी नहीं, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ना। दैट मीन्स अब c इक्वल्स टू ए प्लस बी के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर्ड इज बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड, तुम यही बोल रहे हो ना, सी स्क्वायर्ड इज बी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। यस सर। हाँ, ये स्केलर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं। अब देखो मैं तुम्हें ये यही चीज आगे भी बताऊंगा, अब इस केस में याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो कि जो c है ना, इस वेक्टर इक्वेशन जो है, वेक्टर इक्वेशन क्या बनता है कि c इक्वल्स टू ए ए प्लस, प्लस बी। ठीक है, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन के साथ उसको x से कंपेयर मत करना, क्योंकि स्केलर के हिसाब से देखोगे अगर ऐसे ट्रायंगल है जिसमें ये साइड c है और ये a है और ये b है, तो इन इस केस में हमारा स्केलर इक्वेशन क्या बोलता है, पाइथागोरस रूल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मगर एक चीज ये है कि जब वेक्टर इक्वेशन को अच्छे से समझोगे, देन ये जो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, ये इसी से निकल के आएगा, ये इसी से निकल के आएगा। मगर उस केस में क्या है, तुमको ये देखना पड़ेगा कि जो c इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और b के बीच एंगल कितना है, ये b तुमको देखना पड़ेगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, समझ रहे हो, तो यस एंगल सर। बिटवीन ए एंड बी ये भी तुमको देखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये जरूरी चीज है, इसका भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे जाके हमारा वो हम डिराइव करेंगे कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें वेक्टर इक्वेशन ऐसे बन रहा है तो सी स्क्वायर, अब क्योंकि मैं अभी यहां दिखाने से पहले तुमको पैरेललोग्राम लॉ भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने तुमको क्या दिखाया, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिमिलरली एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। फॉर एग्जांपल पॉलीगन लॉ में क्या है, मान के चलो एक पॉलीगन है, ठीक है, कितने भी साइड है, ठीक है, मान के चलो ये ए बी सी डी ई एफ जी, कितने साइड हो गए, ए 1 2 3 4 5 6 सात। 7, तो ये हेप्टागन हो गया, सेप्टागन बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में 7 साइड है, तो इसमें क्या है, अगर किसी भी ऑर्डर में होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में, इफ इन अ पॉलीगॉन, क्या कहता है, इसका भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, इफ इन अ पॉलीगॉन ऑल द साइड्स एक्सेप्ट वन, ऑल द साइड्स एक्सेप्ट वन, मतलब कोई भी एक साइड को छोड़ के बाकी सारे साइड व्हेन टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब पहले एक साइड को तुम छोड़ दो, बाकी सारे साइड्स को ऑर्डर में ले लो, है ना। मैंने एक साइड को छोड़ दिया, बाकी सारे साइड्स को मैंने मतलब 7 साइड्स हैं टोटल, उनमें से मैंने एक साइड को छोड़ा तो 6 साइड्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, अगर 6 साइड इन ऑर्डर रिप्रेजेंट 6 वेक्टर्स, मान के चलो ए बी एक वेक्टर है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए बी, इस वेक्टर को मैं लिख लिया मान के चलो x1, इस वेक्टर को x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5, इसको x6, then the remaining side taken in opposite order gives the vector sum, इसका मतलब AG, इसको मान के चलो मैं R लिखता हूं, ठीक है, देन R इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान देना यहाँ पे 8 A B C D E F G, ये मैंने एक ऑर्डर में लिया, मगर जब मैं रिमेनिंग साइड में गया तो AG लिया ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया, तो रिमेनिंग साइड को मैंने क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया। अगर मैं पहले वाले साइड्स को क्लॉकवाइज लेता
तो रिमेनिंग साइड को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेता, ठीक है। देन r इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। इसका मतलब जरूरी नहीं कि बस दो ही वेक्टर का सम निकालना है, हम मल्टीपल वेक्टर मिलेगा तो उनका हम क्या बनाएंगे, एक पॉलीगन बना लेंगे एक ऑर्डर में, तो रिमेनिंग साइड जो बच जाएगा उसको ऑपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, वेक्टर सम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वही मान के चलो चार मेरे को मिले, 4 या 5 वेक्टर मिले, 1 2 3 4 5, मेरे को ये 5 वेक्टर मिले और मेरे को रिजल्टेंट निकालना। मान के चलो ये है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर ई। ये 5 वेक्टर मिले, इसका कैसे निकालूंगा मैं वेक्टर सम, तो क्या करना है भैया, इनको ऑर्डर में लेके आओ। पहले ऑर्डर में कैसे लेके आऊंगा, एक के बाद एक, एक को फिक्स रखूंगा, बाकी सबको उसके ऊपर चढ़ाऊंगा एक एक करके। ये हो गया ए, ये हो गया ए, बी को चढ़ा दिया ए के ऊपर, फिर आ गया सी को चढ़ा दिया, फिर डी को चढ़ा दिया, फिर ई को चढ़ा दिया। तो ये हो गया मेरा ए बी सी डी ई। एक ऑर्डर में लेते हुए मेरे को, मैंने सारे वेक्टर्स को एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, तो जो ऑपोजिट इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इसका मतलब एक पॉलीगॉन बन गया ये, 1 2 3 4 5 6 साइडेड पॉलीगॉन, हेक्सागन बन गया, ठीक है। तो अब ऑपोजिट ऑर्डर में लूंगा तो ये जो वेक्टर आएगा ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसका मतलब ये R इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूं, तुम उसका नोट बना लो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी लिख लो, व्हेन इन अ n sided polygon व्हेन इन, अच्छा यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, ये ए एन नहीं एन एन साइडेड होता है, एन में ए से स्टार्ट होता है ना। व्हेन इन एन एन साइडेड पॉलीगॉन n minus 1 sides taken in order represent n minus 1 vectors, the remaining side taken in opposite order is the vector sum। ये हो गया तुम्हारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर स्टेटमेंट पूछे तो ये बता देना, ठीक है। क्या सीखे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखे, ठीक है। अभी मेरे को याद है तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमको एक्सप्रेशन अलग मिलता है, मगर हम वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो हमको अलग एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये तो दोनों अलग अलग हमको मिलते हैं, तो कैसे होता है उनके बीच, मतलब क्या, अब कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही है। एक स्केलर इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन है, मगर वेक्टर इक्वेशन को जब तुम अच्छे से समझोगे, है ना, जब वेक्टर एडिशन का वैल्यू एग्जैक्ट निकालना तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेक्टर इक्वेशन से वो स्केलर इक्वेशन को तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। अब याद रखना, इंटुइटिवली तुम्हें एक बस नोट दे देता हूं, यहां से नोट इन द सेंस एक चीज समझा देता हूं कि जब दो वेक्टर को तुम ऐड करते हो ना, ठीक है, तो दो वेक्टर को जैसे ऐड करते हो, अब क्या होता है कि कोई नंबर तो है नहीं इसमें, हमको क्या करना है, इन दोनों का लेंथ और डायरेक्शन दोनों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, लेंथ में भी कॉम्प्रोमाइज करता है, डायरेक्शन में भी उसका चेंज होता है, ठीक है। तो दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल, अच्छा हाँ, दो वेक्टर के एंगल कैसे निकालोगे भाई, अगर ऐसा वेक्टर है ए और ये वेक्टर हो गया बी, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल होगा ए, ठीक है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन सा एंगल है, सीधी सी बात है। अब जब एंगल निकालते टाइम ना क्या करना पड़ता है तुमको, ठीक है,
दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये पहले, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ऑर्डर में लिया दोनों साइड, तो थर्ड ऑर्डर ऑपोजिट साइड में गया तो वो हो जाएगा वेक्टर सम। तो अब देखो एंगल कैसे निकालना है। अब दो वेक्टर ऐसे होंगे ना, ये ए हो गया, मतलब मान के चलो हेड वही है, ऑलरेडी ऑर्डर में रखे हुए हैं, दो वेक्टर ऑर्डर में है, ठीक है। अगर अलग अलग ऑर्डर में है, ऐसे है कोई वेक्टर इधर है, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालना है भैया, सबसे पहले उन दोनों को, दोनों का टेल एक साथ लेके आओ। मैंने क्या बोला था, दो वेक्टर का एंगल निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का टेल को जोड़ो, फिर दोनों के बीच जो स्मॉलर एंगल है वही उनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 180 डिग्री से कम होता है दोनों वेक्टर का एंगल, या 180 हो सकता है, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंगल 180 से ज्यादा हुआ तो दूसरे साइड में 180 से कम हो जाएगा, दो यस लाइन सर। के बीच, है ना। अगर ये एंगल अब अगर तुमको ये एंगल मिल रहा है जो कि 100 200 डिग्री हो गया, तो ये 160 डिग्री है, तो यही एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी में भी वही है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कंफ्यूजन मत पालना, क्या करना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखो एक का तो पूंछ तुमको पता ही है, बी वेक्टर का को भी इधर ड्रॉ करो, बी वेक्टर को भी इधर ड्रॉ करो, उसका पूंछ भी ए के पूंछ के साथ बांध दो, तब जाके उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। अब क्योंकि ये वेक्टर भी है, ये भी वेक्टर भी ही तो है, तो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में जो एंगल है, पैरेलल एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल थीटा इज द सेम एंगल हियर, पैरेलल एंगल्स हो गए दोनों। इसको तुम एंगल मत लेना वेक्टर का कभी भी, यही एंगल होता है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर एंगल कौन सा लें, तो क्या करना है, सबसे पहले दो वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच एंगल निकालना है, भले ऑर्डर में भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑर्डर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो टेल, दोनों का टेल बांधो, ठीक है, दोनों का टेल बांधो, ए और बी, अगर पूछा कि ए और बी के बीच एंगल, तो ए को फिक्स, ए के टेल पे बी के टेल को लेके आओ, और जो एंगल छोटा सा मिलेगा, स्मॉलर एंगल, दैट इज द एंगल। क्योंकि ज्योमेट्री के हिसाब से पैरेलल एंगल्स आर द सेम, ये पैरेलल एंगल्स है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी यहाँ पे तुम थीटा ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक और है, अगर ए और बी अगर ऐसे अरेंज्ड है, तो सीधी सी बात है, एक काम करना, ए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है बी, ठीक है, तो क्या करना है, ए और बी के बीच एंगल निकालना है ना, तो ए को एक्सटेंड कर दो। अब देखो कि बी और एक्सटेंडेड ए के बीच का छोटा एंगल कौन सा है, तो वही एंगल होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, वहीं से आ रहा है, ये ऊपर वाले केस से ही तो हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहे। मेन प्रिंसिपल क्या है कि दोनों के टेल को जोड़ने के बाद जो छोटा एंगल है वही उनका एंगल है। मगर इतना काम नहीं करना है, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट अगर शॉर्टकट का ही फंडामेंटल समझ में रखोगे, तब जाके शॉर्टकट तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, अगर ए और बी के बीच एंगल निकालना है, क्या करना पड़ेगा तुमको, ए को बढ़ा दो और फिर बढ़े हुए ए के साथ बी का छोटा एंगल निकाल लो, तो ये एंगल बनेगा। अगर वही मैं बी और ए के बीच एंगल पूछ दूं, क्या करना है भाई, बी और ए के बीच एंगल क्या करना है, वही सिचुएशन है, ये ए है और बी है, बी और ए के बीच एंगल निकालना है, कैसे करोगे, तो वही बात है ना, ये सर तो ये हम लोग आसान है। बी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दे ए के टेल पे, तो ए के टेल पे बी कहां पे, इस साइड बी के पैरेलल। यस सर। यहाँ पे ना, हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, यही एंगल होगा थीटा, तो यस ये सर। इस केस में भी वही होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, एंगल वेक्टर के बीच एंगल निकालने का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, कि दो वेक्टर का टेल को पहले ज्वाइन करो। अब ज्वाइन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर को मोड़ मार के तुम, वेक्टर जैसे ही मोड़ोगे वेक्टर को वो तुरंत बदल जाएगा, तो क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है बस, ना उसको स्केल करना है ना रोटेट करना है ना। तो इसीलिए जब दोनों वेक्टर को, एक वेक्टर को फिक्स रखो, दूसरे को ट्रांसलेट करके दोनों वेक्टर का टेल को एक पॉइंट पे लाओ, फिर जब दो तुमको एंगल मिलेगा, स्मॉलर एंगल, वही उनका एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच, ठीक है। अब समझ में आया जो अभी पढ़ा मैंने, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया तुमको, इसको तुमको पढ़ाया अभी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन।
अब एक Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। मगर मैं ये तुमको मैं सोचता हूँ कि कल ही पढ़ाऊं, ठीक है, आज ठीक थोड़ा सा सर। 8:30 हो गया, मेरे को एक्चुअली एक छोटा सा काम है, वो बंदा चला जाएगा, तो ठीक मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और स्केलिंग कल पढ़ा देंगे, फिर से 1 घंटे का छोटा छोटा सेशन लेंगे, मगर रेगुलरली लेंगे, ठीक है, लंबा सेशन हाँ, लेके ये सही बोर नहीं रहेगा। होना, छोटा छोटा हाँ सेशन बिल्कुल। लेके मगर रेगुलरली, है ना, तो ट्राई करो। अगर बारिश हो, बाढ़ आ जाए, नहीं भूखा नहीं सर, अब ठीक है सर, अब मौसम क्लियर है। हाँ ठीक है, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं तूफान कर। के कारण मौसम खराब हो गया था ना सर, बिजली भी कट गया था ना, सो फोन भी डिस्चार्ज हाँ हो गया उसका। ये भी है, यहाँ यस। मेरे यहाँ भी हुआ था। चलो ठीक है, कोई नहीं, कल हम फिर से ले लेंगे सेशन 7 से 8, है ना, ठीक तो है उसमें सर। हम पैरेललोग्राम लॉ समझ जाएंगे, स्केलिंग ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम पढ़ाएंगे तुमको, तो उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट में फिर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब उस टाइम तुमको कैमरा पे आना चाहिए, हम दोनों फेस टू फेस होंगे, तभी तुमको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। तो मैं बता दूंगा, तुरंत कैमरा ऑन करके आ जाना, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए कि तुम, मैं जिस हिसाब से हाथ को घुमा रहा हूँ, तुम उस हिसाब से हाथ घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो, है ना। तो यस सर। आज आज हम यहीं पे सेशन एंड करते हैं। अभी जो अभी मेरे लिए तुम अलग से नोटबुक बनाओ तो और अच्छी बात है, नहीं सर बनाए तो हुए हैं। हाँ, तो वो तुम्हारा अपना खुद का एक वो नोटबुक जो जिसमें तुम मेरे नोट्स को लिखते हो ना, उस नोटबुक में तुम हर वो चीज लिखो जो तुम सीख रहे हो, कहीं से भी सीखो, यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी सीखो, नया यस। चीज सीख रहे हो तो उसी में लिखो, ताकि तुम कहीं पे भी जाओ उसी नोटबुक को साथ में लेके जाओगे और तुरंत रिवाइज कर सकते हो, है ना। ये विनर जो यस। होते हैं ना, लूजर से जो भाई, वही बात है ना, कि एक कोचिंग सेंटर में ये तुम्हें कोई किसी कोचिंग सेंटर में नहीं समझाएंगे, तुमसे 1.5-2 लाख ले लेंगे कोचिंग के नाम पे, मगर कोचिंग वाले तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे, ये छोटे छोटे चीजें बहुत मैटर करती है। जो देखो, यस। अब वही बात है ना, एक कोचिंग सेंटर है ना, मान के चलो आकाश इंस्टीट्यूट है, आकाश में एक बैच में मान के चलो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्पेशल बैच है 100, मतलब उनको पता है कि अगर इसी बैच में 100 में से कम 60 बच्चे तो सिलेक्ट ही होंगे आईआईटी में, ठीक है, उनको पता है। तो भैया, जो 100 बैच में 100 तो कोई भाई आईआईटी करने ही तो आए, मजे लेने तो आए नहीं है, सबने पैसा दिया 2 लाख, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से 60 बच्चों का होता है, 40 का क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ट्रिक्स होते हैं, विनिंग हैबिट्स, इसको बोलते हैं क्या, विनिंग हैबिट्स, ये विनिंग हैबिट्स उनके पास नहीं होता है, तो वही मार खा जाते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको ये सब चीजें जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं बताएगा, ठीक है, सब बताएंगे अलग अलग नोटबुक रखो। अरे भैया, 50 नोटबुक, ऐसे तुम हर चैप्टर का अगर नोटबुक बनाने लग गए, तो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को मिला के तो 100 नोटबुक बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के यस। लिए नोटबुक बनाओ, प्रैक्टिस रफ करने के लिए नोटबुक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर रफ काम से रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन क्या होता है, जो नया चीज सीखते हो ना, उसी को रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो अब तुम आज मुझसे कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़े, स्कूल में तुम्हें 3-4 क्लासेस में 3-4 नई चीजें और समझ में आई, उसको एक ही नोटबुक में लिखोगे ना, तो होगा क्या, मान के चलो तुम कहीं बैठ के टीवी देख रहे हो, बोर हो रहे हो, तो तुम्हारे बगल में नोट पड़ा हुआ है, तुम एक नोटबुक उठा के तुरंत पन्ना पलट सकते हो, 5-6 पन्ने, 7-8 पन्ने पलट के देख सकते हो, कैजुअली देख लोगे कि आज में दिन में मेरे को कौन सा टीचर ने क्या पढ़ा है, या मैंने कहां से क्या पढ़ा है, तो ये देख लेना, वो दिमाग में छप जाता है। टीवी देख, क्योंकि टीवी देखते टाइम तुम खुश होते हो, और उसी टाइम कॉपी निकाला, 5-6 पन्ने निकाल दिए देख के, तो छप जाता है। अब अगर मैं उस टाइम पे तुम्हें बोलूं भैया, आज तुमने 5 सब्जेक्ट पढ़ा, तो पांचों नोटबुक उठा के लेके आना, ये आसान है कि एक नोटबुक उठाना आसान है, बताओ मेरे को। तो इसीलिए बोलता हूँ, एक ही नोटबुक में रखो, एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सब एक नोटबुक में रखो, ठीक है। अगर चाहो तो यस सर। स्कूल जो भी नई चीज सीख रहे हो, उसको सबको एक नोटबुक बुक में रखो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, कुछ भी हो। और प्रैक्टिस के लिए तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रैक्टिस नोटबुक रखो, क्योंकि प्रैक्टिस नोटबुक को जो है वो रफ पेपर का होगा तब भी चलेगा, क्या कलम ही तो घिसना है उसमें, और क्या करना है प्रैक्टिस में, ठीक है। मगर वो एसेंशियल है, प्रैक्टिस नोटबुक रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें वाकई में, अब देखो, सीबीएसई 12th का भी कैंसिल हो गया, मगर तुम्हारे टाइम वापस आ जाएगा फिर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, मगर वही बात है कि आईआईटी का एग्जाम तो बिना एंट्रेंस के लेगा नहीं कोई आईआईटी में, ठीक है, तब नहीं, तुम्हें एग्जाम तो देना नहीं पड़ेगा। लेगा। और सबसे बुरी बात ये हो जाएगा कि अगर एंट्रेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी लेने लग जाए तो फट जाएगी बच्चों की, है ना, क्योंकि ऐसे
कुछ कुछ बहुत सारे बच्चे रट रट के आईआईटी निकाल लेते हैं, है ना, मगर जब जो टॉपर लोग होते हैं ना, जो टॉप किए रहते हैं, उनको भी अगर इंटरव्यू देने लग जाए तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए चीजों को ना अच्छे से समझना है अंदर अंदर जाके। और मैं जहां तक हूं, मैं तुमको बेसिक चीजें समझाता रहूंगा टाइम टू टाइम, कि अगर इंटरव्यू में ऐसा अगर वही बात है ना, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम तुम देने जाओगे और तुम्हारा जो एक्सटर्नल होगा वो तुमसे एक सवाल पूछ लिया, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए बोलता हूँ जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना हमारा व्हाट्सएप में, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया करो। उसमें पार्टिसिपेट करोगे ना तो क्या होगा, यही सवाल तुमको एक्सटर्नल पूछ लेगा, तो तब तुम्हें याद आएगा, हाँ भैया ग्रुप में ये क्वेश्चन डाले थे और उसका आंसर ये है और इसका कारण ये है, समझ में आएगा ना, तो तुरंत जो है इसको अपना एक्सटर्नल को तुम जवाब दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल घुमाएगा तुमको, तुम चाहे कितना भी अच्छा जवाब दे दो तो वो तुम्हें घुमाएगा, है ना, क्योंकि उसका काम है तुमको कंफ्यूज करना, है ना। चलो फिर, है ना, आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम फिर से सेशन ले लेंगे 7 से 8, बढ़िया इसी टाइम, 7 to 8, छोटा यस सर। छोटा। चलो बाय बाय। अच्छा देखो गुड 1 मिनट नाइट। में मैं हाँ हाँ एंड करता हूँ। गुड नाइट, बाय।